नमस्कार और स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं संभावनाओं की दुनिया में, यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब ये सुनने में शायद थोड़ा गणित जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। गणित तो है इसमें, पर ये असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खासकर आप देखें जीव विज्ञान और चिकित्सा, इनको समझने का एक बहुत जरूरी नजरिया है। अच्छा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो दरअसल बायोस्टैटिस्टिक्स मतलब जैव सांख्यिकी के कुछ विचारों पर आधारित है। और हमारा मकसद सीधा सा है कि ये जो प्रायिकता की बातें हैं जो कभी-कभी थोड़ी मुश्किल लगती हैं, उनको आसान बनाएं और देखें कि ये स्वास्थ्य और मेडिकल फील्ड में कितनी काम की हैं, अक्सर ऐसी जगहों पर भी जहां हम शायद सोचते भी नहीं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से। हाँ, पूछिए। जैसे एक सिक्का उछाला, हाँ। तो हेड आने की कितनी संभावना है? या फिर किसी के घर पहली संतान लड़का होगा या लड़की, इसका क्या चांस है? सही पकड़ा। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है प्रायिकता की। तो यह है क्या आखिर प्रायिकता? हाँ, तो देखिए, आम भाषा में कहें तो ये किसी घटना के होने की एक तरह से अपेक्षित आवृत्ति है। अपेक्षित आवृत्ति मतलब ये कि अगर हम कोई काम बार बार करें तो औसतन कितनी बार वो नतीजा आएगा जो हम चाह रहे हैं। अच्छा। ये एक तरीका है अनिश्चितता को नापने का, उसे एक नंबर देने का। और वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच ही होता है ना? बिल्कुल। शून्य का मतलब है कि घटना हो ही नहीं सकती, असंभव। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए रेबीज। हाँ। अगर किसी को रेबीज हो गया तो उसका पूरी तरह ठीक हो जाना लगभग असंभव है, तो उसकी प्रायिकता 0 के करीब होगी। ओह, ठीक है। हाँ। और 1 का मतलब? 1 का मतलब है कि घटना निश्चित है, होकर ही रहेगी। जैसे हर जीवित चीज की मृत्यु तय है। या चिकित्सा में देखें तो सैंड फ्लाई बुखार, उसके बाद मरीज का ठीक होना लगभग तय है, तो प्रायिकता 1 है। अच्छा, और आप कह रही थी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता P है? हाँ, और उसके न होने की प्रायिकता Q। और P+Q हमेशा 1 होता है। हमेशा। ये बहुत जरूरी है याद रखना। किसी चीज के होने और न होने की संभावनाओं को जोड़ दें तो वो हमेशा पूरी निश्चितता यानी 1 बन जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब इसे निकालते कैसे हैं, किसी घटना की प्रायिकता? इसका जो मूल सूत्र है वो काफी सीधा है। हाँ। आप बस ये देखिए कि जो नतीजा आप चाहते हैं उसके पक्ष में कितने परिणाम हो सकते हैं। अच्छा। और उसे भाग दे दीजिए कुल जितने भी संभावित परिणाम हैं उनसे। ओके। जैसे वो ताश वाले पत्ते, 52 पत्ते होते हैं। हाँ। उसमें से इक्का निकालना हो हाँ। तो 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं? 4। सही। तो इक्का निकलने के पक्ष में 4 परिणाम है। हाँ। कुल पत्ते 52 हैं। हाँ। तो प्रायिकता P हुई 4/52, यानी 1/13। बिल्कुल। और इक्का न निकलने की प्रायिकता? हाँ, वो क्यों होगी? वो होगी 1 - P, मतलब 1/113। हाँ, यानी 1/2013। या दूसरे तरीके से सोचें, 52 में से 4 पत्ते इक्के हैं तो बाकी 48 इक्के नहीं हैं। तो 48/52, हाँ, वो भी 1/2013 ही हुआ। एकदम। और वो सिक्के वाला मामला, या बच्चे का लिंग, हेड या टेल, लड़का या लड़की, उन दोनों में ही 2 बराबर की संभावनाएं हैं, तो P भी 1-2 और Q भी 1-2। ठीक है। स्वास्थ्य से जुड़ा कोई उदाहरण देंगी? हाँ, मान लीजिए एक स्टडी हुई किडनी ट्रांसप्लांट पर। 200 केस देखे गए, उनमें से 80 सफल रहे। 200 में से 80 सफल। तो सफलता की प्रायिकता P क्या हुई? 80/200, ये हुआ 8/20 यानी 0.4। बिल्कुल। और असफलता की प्रायिकता Q? वो होगी 1 - 0.4 = 0.6। सही। या फिर वो पासा फेंकने वाला खेल, उसमें 6 आने की संभावना? पासे पर 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 संभावित नतीजे। हाँ। उनमें से 6 आना, ये तो एक ही नतीजा है, तो P = 1/6। और 6 ना आना, वो बाकी 5 नतीजे हैं। हाँ, तो Q = 5/6। एकदम ठीक। चिकित्सा जगत से एक और उदाहरण लेते हैं, जुड़वां बच्चों का जन्म। हाँ, वो कम होता है। औसतन ऐसा माना जाता है कि 80 गर्भधारण में करीब एक बार जुड़वां बच्चे होते हैं। तो P = 180। हाँ, और RH नेगेटिव बच्चे का जन्म ये करीब 10 जन्मों में एक बार होता है। तो उसका P = 110। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई एक अकेली घटना की बात, पर असल जिंदगी में तो चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे हमें जानना हो कि पासा फेंकने पर 2 आए या 6 आए, या फिर ये जानना हो कि किसी का बच्चा लड़का हो
और वो RH पॉजिटिव भी हो। हाँ, यहीं पर चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं और यहीं प्रायिकता के नियम काम आते हैं। नियम? कैसे नियम? मुख्य तौर पर 2 नियम हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक है योग का नियम, एडिशन लॉ। योग यानी जोड़ने का नियम? हाँ, और दूसरा है गुणा का नियम, मल्टीप्लिकेशन लॉ। गुणा मतलब मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, पहले योग वाले नियम को समझते हैं। ये कब इस्तेमाल होता है? योग का नियम तब लगता है जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों। परस्पर अपवर्जी मतलब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती। अगर एक हो गई तो दूसरी नहीं हो सकती। अच्छा। आप देखेंगे कि ऐसी स्थितियों में अक्सर या और शब्द आता है। हाँ। जैसे सिक्के में हेड या टेल आना। हाँ, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, या तो हेड आएगा या टेल। बिल्कुल। या फिर लड़का या लड़की का जन्म। ठीक है, तो वो पासे वाला उदाहरण, एक बार फेंकने पर 2 या 6 आने की संभावना? यहाँ 2 आना और 6 आना ये परस्पर अपवर्जी हैं, एक साथ नहीं हो सकते। सही। 2 आने की प्रायिकता P2 है 1/6 और 6 आने की प्रायिकता P6 भी 1/6 है। हाँ, तो योग नियम कहता है कि P2 या 6 इज इक्वल टू P2 प्लस P6। यानी 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 2/6, जो हुआ 1/3। बिल्कुल सही। और वो RH फैक्टर वाला मामला, बच्चा RH नेगेटिव हो या RH पॉजिटिव हो? ये भी परस्पर अपवर्जी हैं। बच्चा या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। ठीक है। हमने देखा PRH माइनस 1/10 और PRH प्लस 9/10। तो PRH या RH प्लस इक्वल टू PRH माइनस PRH प्लस इक्वल टू 110 प्लस 910 इक्वल टू 1010 इक्वल टू 1। अरे हाँ, ये तो 1 आ गया। मतलब ये पक्का है कि बच्चा या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। बिल्कुल, यही योग नियम है, जब या वाली स्थिति हो और घटनाएं एक साथ न हो सकें। ठीक है, तो ये तो या वाली बात हुई, लेकिन कई बार हमें ये जानना होता है कि 2 अलग-अलग चीजें एक साथ होने की क्या संभावना है। जैसे वो उदाहरण था, बच्चा लड़का भी हो और RH पॉजिटिव भी हो। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर दूसरा नियम, गुणा का नियम, मल्टीप्लिकेशन लॉ काम आता है। अच्छा, गुणा का नियम, ये कब लगता है? ये तब लागू होता है जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र हों। इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट। मतलब एक घटना का होना या न होना दूसरी घटना के होने या न होने पर कोई असर ना डाले। अच्छा। और हम उनके एक साथ होने की संभावना जानना चाहें, यहाँ अक्सर और एंड शब्द आता है। जैसे पासे को 2 बार फेंकना, पहली बार 5 आना और दूसरी बार 2 आना, ये तो स्वतंत्र है। हाँ, बिल्कुल। पहली बार का नतीजा दूसरी बार को प्रभावित नहीं करता। ठीक। तो पहली बार 5 आने की प्रायिकता P of 5 इज इक्वल टू 1/6। हाँ। और दूसरी बार 2 आने की प्रायिकता P of 2 इज इक्वल टू 1/6। सही। चूंकि ये स्वतंत्र है, तो पहली बार 5 और दूसरी बार 2 आने की प्रायिकता होगी P of 5 और 2 इज इक्वल टू P of 5 इंटू P of 2। यानी 16 × 16 136। एकदम सही, 136। अच्छा, पर अगर मुझे बस ये जानना हो कि 2 थ्रो में एक 5 आए और एक 2 आए, मतलब क्रम जरूरी ना हो। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें 2 संभावनाएं हैं, है ना? 2 कैसे? एक तो है कि पहली बार 5 आए, दूसरी बार 2। इसकी प्रायिकता हमने निकाली 136। हाँ। दूसरी संभावना है कि पहली बार 2 आए और दूसरी बार 5। इसकी प्रायिकता क्या होगी? वो भी 16 × 16 136 ही होगी। बिल्कुल। अब ये दोनों स्थितियां 5 फिर 2 या 2 फिर 5 ये परस्पर अपवर्जी हैं। अरे हाँ, या तो पहला वाला क्रम होगा या दूसरा, या आ गया। तो अब कौन सा नियम लगेगा? बराबर 136 प्लस 136 बराबर 236। यानी 118। देखा आपने, यहाँ दोनों नियम इस्तेमाल हो गए। वाह, ये तो दिलचस्प है। और वो बच्चे वाला उदाहरण, लड़का और RH प्लस, P लड़का और RH प्लस। हाँ, तो क्या बच्चे का लिंग और उसका RH फैक्टर स्वतंत्र घटनाएं हैं? आमतौर पर तो हाँ माना जाता है। सही। तो P लड़का हमने देखा 12 था और P RH प्लस था 9/10। हाँ। तो P लड़का और RH प्लस बराबर P लड़का गुणे P RH प्लस बराबर 12 गुणे 910 बराबर 920। 920, ठीक है। लेकिन यहाँ एक शायद चेतावनी भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ये गुणा का नियम तभी
और सिर्फ तभी लगता है जब घटनाएं वाकई स्वतंत्र हों, अगर वो जुड़ी हुई हों एसोसिएटेड, तो ये नियम बिल्कुल गलत नतीजा देगा। और ये एक बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। कोई उदाहरण देंगे जहां ये नियम नहीं लगेगा? बिल्कुल, जैसे धूम्रपान और फेफड़ों का कैंसर। हाँ, ये तो जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। धूम्रपान करने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पी ऑफ धूम्रपान करने वाला और कैंसर पीड़ित इज इक्वल टू पी ऑफ धूम्रपान गुणा पी ऑफ कैंसर। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलत होगा। एक और उदाहरण शायद वो वर्णांधता वाला था, कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, वर्णांधता पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज्यादा आम है। अच्छा। तो व्यक्ति का लिंग और उसका वर्णांध होना ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं। यहाँ भी गुणा का नियम सीधे नहीं लग सकता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। बिल्कुल, ये सबसे पहला कदम है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं। एक और नियम? हाँ, इसे द्विपद नियम या बाइनोमियल लॉ कहते हैं। बाइनोमियल लॉ, ठीक है। ये कब काम आता है? ये तब बहुत उपयोगी होता है जब हम किसी प्रयोग या ट्रायल को कई बार दोहराते हैं। अच्छा। और हर बार सिर्फ 2 ही नतीजे संभव हों। 2 नतीजे जैसे? पास या फेल। और या तो सफलता मिलती है जिसकी प्रायिकता P है। सफलता मतलब वो नतीजा जिसमें हमारी रुचि है। हाँ, बिल्कुल। या फिर असफलता मिलती है जिसकी प्रायिकता Q = 1 - P है। ठीक है। और ये भी जरूरी है कि हर बार का नतीजा पिछले नतीजों से स्वतंत्र हो। ओके, n बार 2 नतीजे, स्थिर प्रायिकता P और Q और स्वतंत्रता। बिल्कुल। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो द्विपद नियम हमें बताता है कि n बार में से ठीक r बार सफलता मिलने की क्या संभावना है। ठीक r बार, जैसे 5 बच्चों में से ठीक 3 लड़के होने की संभावना। एकदम सही। चलिए बच्चों के लिंग वाले उदाहरण से ही समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, n = 2। हाँ। हम लड़का होने को सफलता मान लेते हैं। हमने सुना है कि लड़के थोड़े ज्यादा होते हैं, तो मान ले P 0.51 हो। तो लड़की होना असफलता हुई और Q = 1 - 0.51 = 0.49। ठीक। अब याद है वो बीजगणित का विस्तार P + Q²? हाँ, P + Q² = P² + 2PQ + Q²। बस यही द्विपद विस्तार हमें सारी संभावनाएं बताता है। P दोनों लड़के यानी 2 सफलताएं, वो है P²। P² मतलब 0.51²। ये हुआ करीब 0.26, 26%। हाँ, लगभग 26%। P दोनों लड़कियां यानी 0 सफलताएं या 2 असफलताएं, वो है Q²। Q² मतलब 0.49²। ये लगभग 0.24, 24%। सही। और P एक लड़का एक लड़की यानी एक सफलता, वो है 2PQ। 2PQ 2 × 0.51 × 0.49, ये करीब 0.50 आ रहा है, 50%। बिल्कुल, लगभग 50%। अरे, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब 2 लड़के होने की संभावना 26%, 2 लड़की की 24% और एक की 50%। हाँ। मुझे लगा था शायद तीनों बराबर होंगे, 13-13-13 टाइप। नहीं, ऐसा नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि एक लड़का एक लड़की 2 तरीकों से हो सकता है। 2 तरीकों से? कैसे? हो सकता है पहला बच्चा लड़का हो, दूसरी लड़की MF, या पहली लड़की हो, दूसरा लड़का FM। अच्छा, हाँ, वो 2PQ वाला 2, इसी वजह से। बिल्कुल। द्विपद नियम इन सभी क्रमों का हिसाब रखता है। अगर 3 बच्चे हों, n = 3, तो विस्तार P + Q³ = P³ + 3P²Q + 3PQ² + Q³ हमें सारी संभावनाएं बताएगा। P³ मतलब तीनों लड़के, Q³ मतलब तीनों लड़कियां। हाँ, और 3P²Q मतलब 2 लड़के और 1 लड़की किसी भी क्रम में, और 3PQ² मतलब 1 लड़का और 2 लड़कियां किसी भी क्रम में। कमाल है। तो ये नियम बहुत काम का है। हाँ, बहुत काम का। जैसे किसी दवा की सफलता दर देखनी हो या किसी इलाके में कुपोषण का हाल देखना हो, बस वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो हुई गणनाओं की बात। प्रायिकता को देखने का एक और नजरिया भी है, शायद थोड़ा विजुअल, वो नॉर्मल कर्व वाला। हाँ, सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, या जिसे हम बेल कर्व भी कहते हैं, वो घंटी जैसा दिखता है। हाँ, वो देखा है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बायोस्टैटिस्टिक्स में।
क्योंकि कई प्राकृतिक चीजें जैसे लोगों की लंबाई या ब्लड प्रेशर या वजन वो मोटे तौर पर इसी पैटर्न में बटी होती हैं। अच्छा। इस कर्व के नीचे का जो पूरा क्षेत्रफल है, एरिया, वो 1 होता है, जो कुल प्रायिकता दिखाता है। और इसमें वो माध्य, मीन यानी औसत, हाँ, और मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी, यानी औसत से कितना फैला हुआ है डेटा, इनका क्या रोल है? इनका बहुत बड़ा रोल है। ये उस कर्व का आकार और जगह तय करते हैं। सामान्य वक्र की एक खास बात है कि लगभग 68% आंकड़े माध्य से +1 एसडी के दायरे में आते हैं। 68%, यानी 2/3 के करीब। हाँ, और करीब 95% आंकड़े माध्य से +2 एसडी के दायरे में आते हैं। 95% +2 एसडी के अंदर। अरे वाह! हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मान के माध्य से 2 मानक विचलन से ज्यादा दूर होने की संभावना केवल 5% ही है। बिल्कुल। दोनों तरफ मिला के 5%, हर तरफ 2.5%। ये तो बहुत कम है। हाँ, और माध्य से +3 एसडी के बाहर मान आने की संभावना तो और भी कम, सिर्फ 1% के आसपास होती है। तो ये हमें बताता है कि कौन सा मान सामान्य सीमा में है और कौन सा असामान्य या आउटलायर है। एकदम सही। इसी सिद्धांत पर कई टेस्ट काम करते हैं, जैसे जी टेस्ट। वो बताते हैं कि कोई मान औसत से कितना अलग है और ऐसा सिर्फ संयोग से होने की कितनी संभावना है। और वो जो दूसरे टेस्ट होते हैं जैसे टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, उनमें भी प्रायिकता का इस्तेमाल होता है। हाँ, संक्षेप में कहूँ तो वो सभी टेस्ट हमें यही बताते हैं। वो गणना करते हैं और एक प्रायिकता मान पी वैल्यू देते हैं। पी वैल्यू? हाँ, ये पी वैल्यू बताता है कि जो नतीजे हमें दिख रहे हैं वो सिर्फ चांस की बात है या उनके पीछे कोई वास्तविक असर या कारण है। अच्छा, ठीक है। ये सिद्धांत तो बड़े दिलचस्प हैं। अब ये देखते हैं कि चिकित्सा में, खासकर जब बीमारियों की जांच वगैरह होती है, स्क्रीनिंग, उसमें इनका इस्तेमाल कैसे होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रायिकता की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम है। जब हम किसी बीमारी का पता लगाने के लिए बड़ी आबादी पर कोई जांच करते हैं तो गलतियां हो सकती हैं। हाँ, वो मैंने सुना है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये क्या होते हैं, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए एक टेस्ट है जो किसी बीमारी, डिजीज का पता लगाने के लिए बनाया गया है। अब 4 तरह की स्थितियां हो सकती हैं। पहली, सत्य सकारात्मक, ट्रू पॉजिटिव, टीपी, मतलब व्यक्ति को सच में बीमारी है, D+, और टेस्ट भी पॉजिटिव आया। ये अच्छी बात है, टेस्ट ने बीमारी पकड़ ली। ठीक है, टीपी मतलब सही पकड़ा। दूसरी, असत्य सकारात्मक, फॉल्स पॉजिटिव, व्यक्ति को बीमारी नहीं है, D-, पर टेस्ट गलती से पॉजिटिव आ गया। अरे, ये तो गड़बड़ है, बेचारा बिना बीमारी के परेशान हो जाएगा। हाँ, ये चिंताजनक है। तीसरी, असत्य नकारात्मक, फॉल्स नेगेटिव, FN, व्यक्ति को बीमारी है, D+, पर टेस्ट गलती से नेगेटिव T- आ गया। ये तो और भी खतरनाक है, बीमारी है पर पता ही नहीं चला। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और चौथी, सत्य नकारात्मक, ट्रू नेगेटिव TN, व्यक्ति को बीमारी नहीं है, D- और टेस्ट भी नेगेटिव T-। ये भी अच्छी बात है, टेस्ट ने सही बताया कि बीमारी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 हो गए, टीपी, एफपी, FN, TN। अब इनसे हम टेस्ट की क्वालिटी कैसे नापते हैं? इनसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पैमाने निकलते हैं। पहला है संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी? हाँ, ये बताता है कि अगर किसी को सच में बीमारी है, D+, तो टेस्ट उसे कितनी सटीकता से पकड़ पाता है, यानी पॉजिटिव बताता है। इसका फॉर्मूला है सेंसिटिविटी = TP T+FN, मतलब जितने सच में बीमार थे उनमें से कितनों का टेस्ट पॉजिटिव आया। अच्छा, तो ये टेस्ट की बीमार को पकड़ने की क्षमता हुई। बिल्कुल। दूसरा है विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी? ये बताता है कि अगर किसी को बीमारी नहीं है, D-, तो टेस्ट उसे कितनी सटीकता से नेगेटिव बताता है। इसका फॉर्मूला है स्पेसिफिसिटी = TN+FP, मतलब जितने स्वस्थ थे उनमें से कितनों का टेस्ट नेगेटिव आया। ठीक है, ये स्वस्थ को सही पहचानने की क्षमता हुई। और एक्यूरेसी भी होती है। हाँ, सटीकता भी निकालते हैं। ये बताता है कि कुल मिलाकर टेस्ट ने कितने प्रतिशत सही नतीजे दिए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्यूरेसी = TP+TN, कुल जितने लोगों का टेस्ट हुआ। ठीक है, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी।
पर शायद मरीज के लिए दो और चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं, वो प्रिडिक्टिव वैल्यूज। हाँ बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सकारात्मक भविष्य कहने वाला मान, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। टीपीवी ये क्या है? ये बताता है कि अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया है T+, तो उसे वास्तव में बीमारी होने D+ की कितनी संभावना है। PPV इज इक्वल टू TP T+FP, मतलब जितने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया उनमें से कितनों को सच में बीमारी थी। अच्छा, ये तो बहुत काम का है। और दूसरा है नकारात्मक भविष्य कहने वाला मान, एनपीवी। ये बताता है कि अगर किसी का टेस्ट नेगेटिव आया है TN, तो उसे वास्तव में बीमारी न होने की कितनी संभावना है। NPV TN+FN, मतलब जितने लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया उनमें से कितनों को सच में बीमारी नहीं थी। तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी टेस्ट की अपनी खूबी बताते हैं। हाँ, जबकि पीपीवी और एनपीवी बताते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए उस टेस्ट के नतीजे का क्या मतलब है। एकदम सही कहा आपने। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए अल्जाइमर रोग के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट बनाया गया। इसे 900 ऐसे लोगों पर किया गया जिन्हें अल्जाइमर था D+, और 1000 स्वस्थ लोगों पर D-। ठीक है, 900 रोगी, 1000 स्वस्थ। नतीजे ऐसे आए। बीमार लोगों में से 872 का टेस्ट पॉजिटिव आया, ये हुए TP, और 28 का नेगेटिव आया, ये हुए FN। ओके, TP 872, FN 28। स्वस्थ लोगों में से 10 का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ये हुए FP, और 990 का नेगेटिव आया, ये हुए TN। ठीक है, FPS 10, TN 990। अब निकालते हैं पैमाने। पहले सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी TP प्लस FN इज इक्वल टू 872, 872 प्लस 28 इज इक्वल टू 872, 900। ये तो काफी ज्यादा है, लगभग 96.9%। हाँ, बहुत संवेदनशील टेस्ट है, बीमारों को अच्छे से पकड़ लेता है। अब स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू TN प्लस FP इज इक्वल टू 990, 990 प्लस 10 इज इक्वल टू 990, 1000 इज इक्वल टू 99%। ये भी बहुत अच्छा है, स्वस्थ लोगों को सही पहचानता है। अब PPV पॉजिटिव आया तो बीमारी होने का चांस। PPV इज इक्वल टू TP प्लस FP इज इक्वल टू 872, 872 प्लस 10 इज इक्वल टू 872, 882। ये भी बहुत ज्यादा है, करीब 98.9%। मतलब अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो 99% चांस है कि बीमारी है। हाँ, और NPV नेगेटिव आया तो बीमारी न होने का चांस। NPV इज इक्वल टू TN प्लस FN इज इक्वल टू 990, 990 प्लस 28 इज इक्वल टू 990, 1018। ये करीब 97.2% है। तो ये भी काफी अच्छा है। नेगेटिव नतीजा लगभग पक्का करता है कि बीमारी नहीं है। इस उदाहरण में तो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या PPV हमेशा इतना अच्छा होता है? मैंने सुना है कि अगर बीमारी बहुत रेयर हो, कम लोगों में होती हो, तो PPV कम हो सकता है। किसी बीमारी का फैलाव आबादी में बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम लोगों को होती है। हाँ। तो भले ही टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका PPV काफी कम हो सकता है। मतलब ज्यादातर पॉजिटिव नतीजे झूठे, फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्क्रीनिंग किस आबादी में की जा रही है और उस आबादी में बीमारी का फैलाव कितना है। ये PPV को बहुत प्रभावित करता है। ये तो सशर्त प्रायिकता का एक बढ़िया उदाहरण हुआ। बिल्कुल है। दिया गया है कि टेस्ट पॉजिटिव है तो बीमारी होने की क्या संभावना है? हाँ, P ऑफ डिजीज पॉजिटिव टेस्ट। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, सशर्त प्रायिकता का। हाँ, क्यों नहीं। मान लीजिए एक स्वास्थ्य सर्वे हुआ 400 लोगों का। हमें कुछ आंकड़े मिले, 120 लोगों को कैंसर है, 170 लोगों की फैमिली हिस्ट्री है किसी बीमारी की, जैसे कैंसर, मधुमेह आदि। 76 कैंसर रोगी ऐसे हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और 38 मधुमेह के रोगी ऐसे हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, 400 लोग, 120 कैंसर, 170 FH, 76 कैंसर बिना FH के, 38 मधुमेह FH के साथ। अब कुछ प्रायिकता निकालते हैं। P कैंसर, वो तो सीधा है, 120 कैंसर रोगी हैं 400 में से, तो 120 400 इज इक्वल टू 0.30। सही। इसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, PFH। 170 लोगों की FH है 400 में से, 170 400 इज इक्वल टू 0.425,
ये भी मार्जिनल हुई। हाँ, अब पी कैंसर और कोई एफएच नहीं। हमें दिया है कि 76 लोग ऐसे हैं, तो 76 400 इज इक्वल टू 0.19। इसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं सशर्त प्रायिकता पर। मान लीजिए हमें जानना है पी मधुमेह एफएच। मतलब? अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसे मधुमेह होने की क्या संभावना है? हाँ, तो हमें सिर्फ उन लोगों को देखना होगा जिनकी एफएच है। वो कितने थे? 170। सही। और उनमें से कितनों को मधुमेह था? 38 को। हाँ, तो प्रायिकता हुई 38 170, एकदम सही। 38 170, जो लगभग 0.22 आता है। ये हुई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक और पूछते हैं। पी ऑफ कोई एफएच नहीं, कैंसर। इसका मतलब अगर किसी को कैंसर है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री ना होने की क्या संभावना है? अच्छा, तो अब हम किन लोगों को देखेंगे? सिर्फ कैंसर वाले मरीजों को। वो 120 थे। हाँ, और उनमें से कितनों की एफएच नहीं थी? वो 76 थे। सही। तो प्रायिकता हुई 76 120। बिल्कुल 76 120, जो करीब 0.63 आता है। इससे एकदम साफ हो गया कि हम सवाल कैसे पूछ रहे हैं, हाँ, किस समूह में से पूछ रहे हैं, उससे प्रायिकता कैसे बदल जाती है। हाँ, ये सशर्त प्रायिकता का मूल है। क्या प्रायिकता में कुछ और थोड़ी एडवांस्ड या शक्तिशाली अवधारणाएं भी हैं जिनका हमें जिक्र करना चाहिए? हाँ, दो का मैं सोच रही थी कि संक्षिप्त परिचय दे दूं। एक है बेस प्रमेय, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ये नाम सुना है। ये क्या करता है? इसका जो मूल विचार है वो बड़ा सहज और शक्तिशाली है। यह कहता है कि हम नई जानकारी या सबूत मिलने पर अपनी पुरानी धारणा, प्रायर बिलीफ को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, ताकि एक नई, बेहतर, ज्यादा सूचित धारणा पोस्टीरियर बिलीफ बन सके। पुरानी धारणा प्लस नया सबूत इज इक्वल टू नई धारणा। हाँ, एक तरह से यही। चिकित्सा निदान में ये बेहद उपयोगी है। कोई उदाहरण दे सकती है? हाँ, मान लीजिए डॉक्टरों के अनुभव और स्टडीज से पता है कि किसी खास उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बिना किसी टेस्ट के मान लीजिए 60% है। ये हमारी पुरानी धारणा हुई, पी ऑफ कैंसर इक्वल टू 0.60। ठीक है, 60%। अब एक पीएसए टेस्ट है। हमें यह भी पता है कि अगर किसी को सच में कैंसर है तो 80% संभावना है कि उसका पीएसए टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी पी ऑफ टेस्ट प्लस कैंसर इक्वल टू 0.80। ओके। और ये भी पता है कि अगर किसी को कैंसर नहीं है तो भी 5% संभावना है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, फॉल्स पॉजिटिव, यानी पी ऑफ टेस्ट प्लस कोई कैंसर नहीं है इक्वल टू 0.05। ठीक है, ये सारी जानकारी हमारे पास है। अब सवाल ये है, अगर किसी व्यक्ति का पीएसए टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अब उसे वास्तव में कैंसर होने की क्या संभावना है, यानी पी ऑफ कैंसर टेस्ट प्लस। हाँ, ये जानना चाहेंगे। क्या वो 60% से बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। बेस प्रमेय का एक सूत्र है जिसमें ये सारी प्रायिकताएं पी ऑफ कैंसर, पी ऑफ टेस्ट प्लस कैंसर, पी ऑफ टेस्ट प्लस कोई कैंसर नहीं इस्तेमाल होती हैं। और उस सूत्र से गणना करने पर क्या आता है? गणना करने पर नतीजा आता है लगभग 0.96, यानी 96%। 96%। वाओ! मतलब टेस्ट पॉजिटिव आने से हमारी धारणा 60% से बढ़कर 96% हो गई। हाँ, ये तो जबरदस्त है। ये दिखाता है कि कैसे एक टेस्ट या नई जानकारी हमारी अनिश्चितता को कितना कम कर सकती है। बिल्कुल। बेस प्रमेय का इस्तेमाल दवाइयों की अप्रूवल से लेकर आपके ईमेल के स्पैम फिल्टर तक बहुत जगह होता है। कमाल है। और दूसरी अवधारणा कौन सी थी? दूसरी वो है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, द्विपद प्रायिकता वितरण, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हमने उसके नियम की बात की थी। वितरण के तौर पर इसमें क्या खास है? नियम हमें एक खास नतीजे जैसे ठीक R सफलताओं की प्रायिकता बताता है। वितरण हमें उस स्थिति के लिए सभी संभावित नतीजों और उनकी संभावनाओं का पूरा खाका देता है। ये उन स्थितियों के लिए है जहां n स्वतंत्र परीक्षण हो। हाँ। और हर बार सिर्फ 2 ही नतीजे संभव हों, सफलता P, असफलता Q। इन्हें बर्नौली ट्रायल कहते हैं। बर्नौली ट्रायल की श्रृंखला। हाँ, इसके 2 मुख्य पैरामीटर हैं, n कितनी बार ट्रायल किया और P एक ट्रायल में सफलता की प्रायिकता। हम इसे अक्सर लिखते हैं x स्मॉल b स्मॉल n स्मॉल p। x स्मॉल b स्मॉल n स्मॉल p। ठीक है। इससे हम न सिर्फ p ऑफ x इक्वल्स r यानी ठीक r सफलताओं की प्रायिकता निकाल सकते हैं, वो NCR
PR/Q(n-R) वाले सूत्र से, हाँ, बल्कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि औसतन कितनी सफलताएं मिलेंगी। इसका माध्य म्यू इक्वल्स NP होता है। NP यानी N गुणा P। हाँ, और नतीजों में कितना फैलाव या वेरिएशन होगा वो भी निकाल सकते हैं। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स NPQ और मानक विचलन सिग्मा इक्वल्स रूट NPQ। पूरी रेंज की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। औसत क्या होगा, फैलाव कितना होगा? बिल्कुल। जैसे अगर हमें पता है कि 90% जन्म फुल टर्म होते हैं, P इज इक्वल टू 0.9, और हम 5 गर्भवती महिलाओं N इज इक्वल टू 5 को देख रहे हैं, तो हम ना सिर्फ ये निकाल सकते हैं कि ठीक 5 फुल टर्म जन्म की क्या संभावना है, बल्कि ये भी कि औसतन कितने फुल टर्म जन्म होंगे। NP इज इक्वल टू 5.9 इज इक्वल टू 4.5, और उनमें कितना वेरिएशन होगा। ये तो बहुत उपयोगी मॉडल लगता है। हाँ, वैक्सीन की प्रभावशीलता देखनी हो, या किसी आनुवंशिक गुण के अगली पीढ़ी में जाने की संभावना, या किसी इलाज के कामयाब होने की दर, ये मॉडल बहुत जगह काम आता है। ठीक है, तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें, हाँ, हमने शुरुआत की प्रायिकता की बिल्कुल बुनियादी बातों से कि यह है क्या, अनिश्चितता को नापने का तरीका, इसे मापते कैसे हैं, 0 से 1 के बीच। हाँ, P और Q और P प्लस Q इक्वल टू 1। फिर हमने इसके नियम समझे, योग का नियम या के लिए जब घटनाएं साथ ना हो सकें, और गुणा का नियम और के लिए जब घटनाएं स्वतंत्र हों। और वो स्वतंत्रता वाली बात कितनी जरूरी है, ये भी देखा। बिल्कुल। फिर हमने द्विपद नियम देखा, जो बार बार होने वाले 2 नतीजों वाले प्रयोगों के लिए है। और फिर सामान्य वितरण, वो बेल कर्व, कैसे माध्य और मानक विचलन हमें बताते हैं कि कोई मान कितना सामान्य या असामान्य है। 95% मान प्लस माइनस 2 SD के अंदर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शायद, हमने देखा कि ये सारे सिद्धांत चिकित्सा में कैसे लागू होते हैं, खासकर वो स्क्रीनिंग टेस्ट वाली बात। हाँ, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, और मरीज के लिए PPV और NPV का क्या मतलब है। और आखिर में बेरस प्रमेय की शक्ति देखी कि कैसे नई जानकारी हमारी संभावनाओं के अनुमान को बदल सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर प्रायिकता जो है वो अनिश्चितता के साथ जीने और उसे समझने का एक गणितीय तरीका है। ये हमें मदद करती है ये समझने में कि क्या सिर्फ संयोग से हो रहा है और कहाँ कोई पैटर्न या कारण है, और इससे हम बेहतर डेटा पर आधारित निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, हम आजकल देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और बिग डेटा विश्लेषण का जोर कितना बढ़ रहा है। ये तकनीकें बहुत बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालने में माहिर हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्या AI हमारे पारंपरिक संभाव्यता मॉडल को और बेहतर बनाने में मदद करेगा या उन्हें चुनौती देगा, खासकर जब बात आती है जटिल जैविक प्रणालियों को समझने की, या फिर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य जोखिमों की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करने की। ये वाकई एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है शायद भविष्य में दोनों का मिश्रण ही हमें आगे ले जाएगा। पारंपरिक सिद्धांत और नई तकनीकें। हाँ, पारंपरिक सिद्धांत हमें आधार देते हैं और नई तकनीकें हमें उस आधार पर और ज्यादा बारीक और जटिल विश्लेषण करने की क्षमता देती हैं। शायद ये दोनों मिलकर ही अनिश्चितता को समझने का एक नया अध्याय लिखेंगे। ये सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। शुक्रिया।